अच्छे से रेगुलर अपने सारे सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप लोग भूल जाओ कि एग्जाम में आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आए और उसका आंसर ही आपको याद ना आए, बस कुछ रह जाए आपकी भूली हुई यादें, लगे कि यार हमने ये तो पढ़ा था लेकिन ये है क्या, ये समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए बार बार करते रहिए रिवीजन, और पुरानी जितनी भी चीजें हैं उन सबको कीजिए अपने दिमाग से गायब और लाइए बढ़िया अच्छा अच्छा सा केवल और केवल अपना पढ़ने वाला मटेरियल अपने माइंड के अंदर, क्योंकि भाई खाली जितना रखोगे दिमाग को उतना ही नया हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उतना ही जरूरी हम लोग मस्तिष्क में रख सकते हैं। तो पुराना जितना भी है उसको छोड़ दो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि छोड़ना भाई प्रकृति का नियम है बदलना। जिस प्रकार से भाई आपके पेड़ भी क्या करते हैं, पत्तियों को बदल देते हैं और उसके बाद नई पत्तियां लेकर आते हैं, बस वैसे ही जीवन में हम लोगों को कुछ ऐसी भयानक और खतरनाक चीजें जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, उनको बदलते रहना चाहिए, उनको भूलते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। वही जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हर चीज में कुछ ना कुछ याद रहता है, पल दो पल का हर व्यक्ति का साथ रहता है, लेकिन बढ़ने के लिए भूलना पड़ता है हर उस कारण को जो आपको आगे बढ़ने से ही रोकता है। तो याद रखें और चलते रहें अपनी बढ़िया सी लगातार क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम रोज मिलते हैं 7:30 बजे, आज भी मिले हैं 7:30 बजे, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ जो कि आ सकते हैं आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में। और दूसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसमें काफी सारे आप लोगों के क्या है ग्राफ है जो एमपी बोर्ड के लिए कुछ इंपोर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, और अदर बोर्ड के लिए भी हम लोगों ने इसमें इंपोर्टेंट ग्राफ ले रखे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बेसिक ग्राफ बताने की, जिसकी वजह से आप लोग अपने ग्राफ्स को क्या कर पाए, अच्छे से कवर अप कर पाए। तो मैं देख लेता हूं मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका है, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये जुड़ चुका है। देवेश गुड इवनिंग, ठीक है बेटा। शिवम गुड इवनिंग, महक गुड इवनिंग, अल्फा राधे राधे, गुड इवनिंग काजल बेटा। ओके डन भाई, ओके डन। तो आज अपन लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, ग्राफ की। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम इसमें पढ़ेंगे इंपोर्टेंट ग्राफ। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ग्राफ का क्या बता दूं, बेसिक बता दूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि ग्राफ में सबसे ज्यादा जरूरी है क्या। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि ग्राफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो आपको मैं बता दूं, जो ग्राफ होता है वो बेटा 2 डायमेंशन होता है, मतलब केवल और केवल 2 डायमेंशन पर अपन लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसा कि तुम लोगों को पता है, मैंने एक डायमेंशन ले ली तुम्हारी ये वाली जिसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ठीक है भैया, एक्स एक्सिस ले लिया है, और दूसरा मैंने ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत प्यार से तुम्हें समझ आ जाएगा। एक ले लिया तुमने एक्स एक्सिस और दूसरा ले लिया तुम लोगों ने वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से एक्स एक्सिस का इधर क्या होता है, नेगेटिव अक्ष होता है, एक्स एक्सिस का इधर क्या होता है, नेगेटिव, और इधर वाई एक्सिस का भी क्या होता है बेटा, तो वाई एक्सिस का भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि एक ग्राफ में आप लोगों को एक्स एक्सिस देखने के लिए मिलता है और तुम्हें वाई एक्सिस देखने के लिए मिलता है। ये अपन लोगों ने बात कर ली। अब इन्हीं एक्सिस पर अपन लोग क्वांटिटी यानी कि राशियां लेते हैं, कोई भी राशि 2 ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ले लो, जैसे तुम लोग पोटेंशियल करंट ले लो, जैसे तुम लोग कुछ भी कोई भी 2 क्वांटिटीज ले सकते हैं। ग्राफ भाई कम से कम 2 क्वांटिटीज से क्या है भाई मिलकर बनता है। पहले ये चीज सबसे बेसिक चीज आप किसी भी भाई याद रखना, ये जो ग्राफ है इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन किनका होगा, कम से कम 2 लोगों का तो कंपैरिजन होगा ना। आज सोच के देखो कि मैंने कहा ये 2 उंगलियां, तो इनमें क्या डिफरेंस है कि भाई एक बड़ा एक छोटी उंगली, ठीक है, एक मोटी एक पतली उंगली। इसी तरीके से अपन लोग कंपैरिजन करते हैं, वो मतलब वो गोरा ये काला, इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन किस में किया जाता है भाई, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट में कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ग्राफ आप लोगों को किस लिए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने के लिए ही दिखाई देते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि ग्राफ जो है वो कैसे कैसे बनते हैं, तो जरा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा बेटा मान लो तुम लोगों के सामने पहला ग्राफ जो है मैं आप लोगों को यहां दिखा रहा हूं। मैंने कहा पहला ग्राफ तुम लोगों का इस तरीके का भी बनता है। देखो आप लोगों ने कुछ लाइनें देखी होंगी, आप लोगों ने एक लाइन ये देखी होगी इस तरीके की, ठीक है, फिर तुम लोगों ने दूसरी लाइन तुम लोगों ने इस तरीके की भी देखी होगी, देखो दूसरी लाइन तुम लोगों ने ऐसी भी देखी होगी, एक लाइन तुम लोगों ने ऐसी देखी होगी, ठीक है, फिर तुम लोगों ने तीसरी लाइन तुम लोगों ने कैसी देखी होगी, तो मैं कहूंगा बेटा तीसरी लाइन तुम लोगों ने इस तरीके की देखी होगी, है ना, इस तरीके की। अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको यहां से कहीं और लेकर बताता हूं थोड़ा सा।
जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। चलो ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने अभी बताया कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये आप लोगों का एक्स एक्सिस पर होता है और एक कौन सा होता है तुम्हारा बाय एक्सेस पर होता है। तो दो एक्सेस अपन लोगों ने ले ली और यहाँ तुम लोगों को बाय नेगेटिव एक्सेस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तुम लोगों को आप लोगों को एक्स एक्सेस नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और मैंने बताया कम से कम दो क्वांटिटीज मतलब दो राशियों की बात होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पता है, ठीक है। पहला आप लोगों के सामने मैंने बनाया ये ग्राफ भाई, ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। ये कौन सा एक्सेस है, तो तुमने कहा एक्स एक्सेस है, ठीक है। और ये जो एक्सेस है वो तुम्हारा कौन सा है, तो तुमने कहा बाय एक्सेस है। ये दो एक्सेस है, एक्स एक्सेस और बाय एक्सेस। फिर मैंने कहा बेटा ध्यान से समझना, एक तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का, ये बन गया, ठीक है। दूसरा तुम लोगों का ग्राफ कैसा बनता है, तो तुमने कहा ग्राफ मेरा इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये मिल गया ग्राफ मुझे, ये एक्स एक्सेस हो गया तुम्हारा, एक्स अक्ष जिसको अपन लोग बोल रहे हैं, ये तुम्हारा बाय एक्सेस हो गया, ठीक है। ये फिर मैं कहूं तीसरा ग्राफ कैसा बनता है, तो तुम कहोगे सर तीसरा ग्राफ मेरा इस तरीके का बनेगा। तीसरा ग्राफ मेरा किस तरीके का बनेगा, तो मैं कहूंगा इस तरीके का तीसरा ग्राफ बन रहा है। ये जो है ये भी क्या है तुम्हारा, तो तुम कहोगे एक्स एक्सेस है ये, ठीक है। और ये तुम्हारी कौन सी एक्सेस है, तो तुम कहोगे वाई एक्सेस है, ये वाली एक्सेस, ठीक है। फिर मैं कहूं चौथा वाला ग्राफ कैसा बन रहा है, तो तुम लोगों को काफी बार देखने के लिए मिलता है इस तरीके का ग्राफ। इस तरीके का ग्राफ तुम लोगों को काफी बार देखने के लिए मिलता है, ये ग्राफ है, ठीक है। फिर तुमको पांचवा वाला ग्राफ कैसा मिल रहा है, तो मैं कहूंगा पांचवा वाला जो ग्राफ है मेरा कुछ इस तरीके का मिलता है, इस तरीके का ग्राफ मिल जाता है तुम्हें, ये पांचवा वाला ग्राफ है। फिर मैं बात करूं छठवा वाला ग्राफ कैसा मिलेगा, तो तुम कहोगे कभी कभार हम लोगों को ग्राफ इस तरीके का भी मिल जाता है, इस तरीके का ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है। फिर मैं कहूं सातवां वाला ग्राफ, अच्छा एक ही प्लेन पर दिखाता हूं मैं, ये वाला छठवा वाला ना एक ही प्लेन पर दिखाता हूं, जरा रुको आप लोगों को मैं छठवा वाला ग्राफ एक ही प्लेन पर दिखाता हूं। राम राम शुभम, छठवा वाला ग्राफ देखो जरा सा, ये तुम लोगों की ग्राफ है ये, ठीक है। सातवां वाला ग्राफ भी देखो, इस तरीके से। फिर तुम लोग आठवां वाला ग्राफ भी देख लो, इस तरीके से तुम लोगों को ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जरा ध्यान से समझना। ये ग्राफ तुम लोगों को बता क्या कर रहे हैं, जरा ये समझने की कोशिश करना और बेटा बहुत प्यार से समझना। मैंने कहा आप लोगों से ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है। अब तुम लोग कहते हो कि पहले तो ये समझ लो कि दो वर्ड्स का यूज कर रहा हूं मैं, एक वर्ड है तुम्हारा कांस्टेंट और दूसरा वर्ड है तुम्हारा वेरिएबल, ये दो वर्ड है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत और वेरिएबल का मतलब होता है चर, ठीक है। अब देखना बच्चा कहता है कि कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट को समझ लो नियत क्या है। तो मैंने कहा बेटा कांस्टेंट है ऐसी राशियां जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, जैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो क्वांटिटी है उनकी वैल्यूज क्या नहीं होती चेंज। अगर मैं कहूं 4 क्या है, तो तुम कहोगे 4 ही है, 4 की वैल्यू वेरी नहीं कर सकती, तो ये कैसा हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब है वो बदले ना, तो बदले ना इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट कह रहे हैं। फिर अगर मैं वेरिएबल की बात करूं चर, जैसे x एक चर है, y एक चर है, z एक चर है। आप लोगों को पता है x y z की ये वैल्यूज क्या करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो जो बदलता रहेगा वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। जो बदलता रहेगा वो क्या कहलाएगा, तो तुम कहोगे वेरिएबल कहलाएगा। अब ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना बेटा। मान लो कि ये जो ग्राफ है इसको अपन लोग VI ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VI ग्राफ। VI ग्राफ मतलब ये हमेशा देखो ये वाली जो स्लोप है आप सब जानते हो V/I, देखो सब ये जो स्लोप है इसमें जो आप लोगों को स्लोप दिखाई दे रही है ढलान, जिसको अपन क्या कहते हैं, तो तुम कहोगे इसको tan थीटा बोलते हैं, tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो V और इधर क्या होगा I, मतलब V/I तुम्हारा क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। और अगर ये रेसिस्टेंस बन गया है, इसका मतलब 100% श्योरिटी है कि V/I से मिलकर तुम्हें क्या बनेगा, R मिलेगा। यानी कि ये जो ग्राफ होगा वो किसको कैलकुलेट करेगा, R को। ये जो ग्राफ होगा वो किसको कैलकुलेट करेगा, तो तुम कहोगे R को कैलकुलेट करेगा। किसको कैलकुलेट करेगा बेटा, R को कैलकुलेट करेगा। ये जो ग्राफ होगा वो किसको कैलकुलेट करेगा, तो तुम कहोगे R को कैलकुलेट करेगा। जब ये ग्राफ R को कैलकुलेट करेगा इसका मतलब हम लोगों को ये जो स्लोप होगी वो R दिखाएगी। इतना क्लियर हो रहा होगा हम लोगों को कि ये जो स्लोप होने वाली है वो क्या दिखाने वाली है, तो तुम कह रहे हो सर ये स्लोप हमें R दिखाने वाली है।
ठीक है, अगर ये तुम लोगों को आर दिखाने वाली है, अगर ये तुम लोगों को आर दिखाने वाली है, इसका मतलब इसकी वैल्यू देखना जरा सा कैसे। सर हमेशा ये जो लाइन है ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर ये क्या शो करेगी, तो तुम कहोगे सर ये कांस्टेंट शो करेगी। क्या शो करने वाली है, कांस्टेंट यानी कि नियत। अब बात आती है बच्चा, बहुत अच्छे से समझना, अब बात आती है सर जी ये जो लाइन है ये कांस्टेंट शो करेगी, तो कांस्टेंट तो ये भी शो करती है, फिर इसमें इनमें डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट तो ये भी शो करती है, मतलब नियत तो ये भी शो करती है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ध्यान से समझना बेटा। अंतर क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा अंतर इतना सा है, ध्यान से समझना, मैं कहूंगा अंतर इतना सा है कि ये जो लाइन होगी ये तुम्हारे आर को कांस्टेंट शो करने वाली है। किसको शो करेगी, आर को कांस्टेंट शो करेगी, मतलब ये रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को कैसा शो करेगी, कांस्टेंट शो करेगी। ठीक है, लेकिन ये जो शो करेगी, अगर ये ग्राफ बीआई ग्राफ ही है, कौन सा ग्राफ है, बीआई ग्राफ है, तो ये जो शो करने वाली है वो अब वोल्टेज को शो करेगी। किसको शो करने वाली होगी, वोल्टेज को। वोल्टेज का मतलब वोल्टता को क्या करने वाली है, वोल्टता को नियत शो करेगी। किसको शो करने वाली है, वोल्टता को। लेकिन इसमें तुम्हारे करंट की वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर इसमें जो है, इसमें करंट की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसमें करंट की वैल्यू क्या कर रही है, तो हमने कहा सर करंट की वैल्यू यहां पर वेरी कर रही है, यानी बदल रही है, बदल रही है। ध्यान से समझना बेटा, बदल रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि पहले वाले ग्राफ पे हम लोगों को रेसिस्टेंस कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन बी और आई दोनों बदल रहे हैं, ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आई भी तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आई भी तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज। सर समझाओ जरा सा कैसे, चलो समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने तुम लोगों से कहा ये देखो ये, ठीक है, ये यहां तुम्हारा क्या है V और यहां तुम्हारा क्या है I। ठीक है, दो चीजें हैं। अब मैंने तुमसे कहा ये देखो इस तरीके का स्लोप बना है, तो आप सब जानते हो इसे ओरिजिन बोलेंगे। तो यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु पर 0 होता है, इसके बाद यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, इस तरीके से। ऐसे भी यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4। ऐसे ही वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। अब मैं बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा तुम लोगों से इस पॉइंट के बारे में बताओ, तो तुमने कहा सर जी ये जो पॉइंट है, ये येलो कलर से मैंने बनाया ये वाला पॉइंट, इस जगह पर ग्राफ कैसे। तो ग्राफ तो बेटा ऐसे ड्रॉ होता है ना, ऐसे देखो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। अब ये जो ड्रॉ है ये, ठीक है, ये ड्रॉ है। अब यहाँ पर लोगों को इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है, तो तुमने कहा सर इस पॉइंट पर रेसिस्टेंस के लिए V और I की वैल्यू कितनी है, तो तुमने कहा सर V की वैल्यू भी बने और I की वैल्यू भी कितनी है, बने। ठीक है, एक्स वाई जो भी है तुम्हारा, पहले पे क्या लिखते हैं एक्स और दूसरे बार पे क्या लिखते हैं वाई, यानी कि I की वैल्यू भी कितनी है 1 और V की वैल्यू भी 1 है। तो अगर मैं रेसिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो तुम कहोगे सर 1/1 मतलब कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं सर दूसरे वाले पॉइंट पर कितना है, तो तुमने कहा सर दूसरे वाले पॉइंट पर भी तुम लोगों को कितना देखने के लिए मिलेगा, 2, यानी कि यहां पर भी तुम लोगों को रेसिस्टेंस कितना देखने के लिए मिला, तो 2 और 2 यानी कि 2/2, यानी कितना आने वाला है, 1 ओम आने वाला है। क्या आने वाला है, 1 ओम। ऐसे ही क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये जो स्लोप है ये इसके लिए जितना बढ़ रहा है उतना ही क्या कर रहा है, इस वोल्टेज वाले के लिए बढ़ रहा है। जब दोनों के लिए सिमिलर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी चेंज हो रहा है, भी तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और तुम्हारा आई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दोनों चीजें हो क्या रही है, चेंज हो रही है। जब भी चेंज हो रहा है और आई चेंज हो रहा है, यानी कि दोनों जब चेंज हो रही है, तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, जब दोनों चेंज होंगी तो एक ही पॉइंट पर तुम्हारा भी चेंज होगा और एक ही पॉइंट पर तुम्हारा आई भी चेंज होगा। तो बार बार जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी आने वाली है, 1/1। ऐसे ही अगर थर्ड वाले पॉइंट की भी बात करूं, तो थर्ड वाले पॉइंट पर भी देखो 3/3, इसका मतलब कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो तुम देख रहे होगे कि तीनों पॉइंट में हम लोगों को आर की जो मिल रही है वैल्यू वो कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। और जब वैल्यू सेम है तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, तो तुम कहोगे आर यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इस जगह पर तुम आर को क्या कहने लगोगे, तो आर को कांस्टेंट कहने लगोगे, नियत कहने लगोगे। बताओ इतना समझ आ गया सबको, इतना समझ आ गया सबको। इतना सबको समझ आ गया।
ओके, शायद इतना तो मैं समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। आगे मैं बात कर रहा हूं, अब जरा देखना, समझ आ गया होगा बी और आई यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन आप लोग जब इसको देखोगे बेटा, जब आप लोग इसको देखोगे इसको, तो यहां देखो, यहां तुम्हारा बी पर क्या है, सीधी लाइन खींची हुई है, बी पर सीधी लाइन खींची है। अगर बी पर सीधी लाइन खींची है, इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो यहाँ कितना होगा, तुम कहोगे 3। और 3 पर ये जो लाइन है सीधी, सीधी का मतलब है वोल्टेज जो है वो अब कितना है, 3 वोल्ट ही है। वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। लेकिन करंट तो बेटा देखो, यहाँ करंट अलग है कुछ, यहाँ करंट कुछ अलग है, यहाँ करंट कुछ अलग है, यहाँ करंट कुछ अलग है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बी जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन आई क्या कर रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, मतलब कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ आई क्या कर रहा है, चेंज हो रहा होगा। ये तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ आई क्या कर रहा है, तो आई चेंज हो रहा है। अगली बात करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं ये तुम्हारा V है और ये तुम्हारा I है, तो देखो यहां सर इधर अगर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, और इधर तुम लोगों का 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइन है वो 3 पर सीधी है। इसका मतलब करंट जो है 3 एम्पियर, ये कैसा है, तुम्हारा कांस्टेंट है। अब तुम्हारा करंट यहां पर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है इस जगह पर 1 वोल्टेज, इस जगह पर 2 वोल्टेज, इस जगह पर 3, इस जगह पर 4, इस जगह पर 5। मतलब इसमें चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे सर इसमें चेंज हो रहा है वोल्टेज। क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, तो तुमने कहा सर यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा, करंट कैसा है, कांस्टेंट करंट दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं, ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है, तो मैंने कहा ये जो ग्राफ है, मान लो यहाँ V और यहाँ I है, यहाँ पोटेंशियल और यहाँ करंट है, ये शो कर रहा है पहले तो वैल्यू बढ़ रही थी और एक पीक पॉइंट आया, उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, मान के चलो यहाँ से वैल्यू यहाँ तक तो बढ़ी, इस पॉइंट तक तो बढ़ी, लेकिन इसके बाद जो वैल्यू है वो कैसी होगी, तुम्हारी कम हो रही है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी बनती है, तो तुम कहोगे हाइपरबोलिक कंडीशन बन जाती है। यहां पर भी देखो बेटा, यहां पर भी देखो, मान लो कि ये तुम्हारी इंटेंसिटी है और ये तुम्हारा क्या है, मान लो r डिस्टेंस है। तो पहले इंटेंसिटी क्या थी, तुम्हारी इंक्रीज थी, अब देखो डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। और फिर उसके बाद में तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्या हो रही है, फिर से इंटेंसिटी तुम्हारी इंक्रीज हो रही है। ये जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा होता है, तो पहले इंटेंसिटी इंक्रीज थी, अब क्या हो रही है तुम्हारी डिक्रीज, और फिर उसके बाद क्या हो रही है, इंक्रीज, ये शो कर रहा है। ठीक है, यहां देख लो ये जो ग्राफ है ये किस पर अकॉर्डिंग है भाई, तो ये ग्राफ जो है अकॉर्डिंग है तुम्हारे, ये जो ग्राफ है तो ये ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग है तुम्हारे इंटेंसिटी और आर के। जितना तुम्हारी ये वाली लाइन डीप होगी इस एक्स एक्सिस के, उतना ही क्या होने वाला है सर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। और इंटेंसिटी जितनी दूर होगी उतनी क्या होगी, ये मिनिमम होगी, ये याद रखना। तो अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि यहाँ पर जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो जितनी लाइन डीप, जितनी लाइन गहरी, जितनी लाइन गहरी उतना ही तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा होगा। ठीक है, और जितनी लाइन तुम्हारी ऊपर होगी उतना ही डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा कम, जितनी लाइन ऊपर होगी उतना ही डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा कम। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ तुम्हारा पहले तो क्या कर रहा था, इंटेंसिटी गिर रही थी, लेकिन कुछ समय बाद इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट जब आएगा, जब इंटेंसिटी गिरते 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 तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कुछ तुम लोगों को कंडीशन दिखाई दे रहे होंगे। शायद से तुम्हें इतना क्लियर हो गया। तो मैं अब तुम लोगों को लेकर चलता हूं ग्राफ की पीडीएफ पे। बताओ इतना सा सबको क्लियर है क्या, इतना सा क्लियर है? छठवां ग्राफ नहीं हुआ, छठवां ग्राफ कहां है, पहले तो ये देख लो, 6 वाला, ये 6 वाला। अभी बेटा मैं इसका तुम्हें कंपैरिजन करके दिखाता हूं थोड़ी देर पहले, है ना, अभी दिखा रहा हूं, 1 मिनट कंपैरिजन करके दिखाता हूं मैं, जिससे तुम लोगों को समझ आ जाए। जरा देखना, यहां मैंने कहा तुम लोगों से, ये जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये 6 वाले ही पॉइंट का कुछ एग्जांपल था। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, जरा सा बताइए। मैं बेटा कह रहा हूं तुम लोगों से जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, जिससे आप लोगों को चीजें दिखाई दे जाए। मैंने कहा आप लोगों से कि यहाँ जो डायरेक्शन है, देखना देखना बेटा, ये जो है ये जो थोड़ी सी तुम लोगों को लाइट लाइन दिखाई दे रही है अलग से कलर की, और ये जो तुम्हें ब्लू कलर की लाइट दिखाई दे रही होगी, ये किसको शो कर रही है, तो ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है। और ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, तो तुमने कहा सर ये वाली लाइन मुझे वोल्टेज को शो कर रही है, मतलब बी यानी पोटेंशियल को शो कर रही है। अब हम सब जानते हैं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, और इंटेंसिटी जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की, ये अच्छे से जानते हैं। अरे सर जी, जितना जैसे इसका जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझना बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया तुम्हारा, ज्यादा होता है, ये अच्छे से जानते हो, इंक्रीज होगा।
इसकी अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब अगर आर तुम्हारा कितना है 2 है, अगर आर तुम्हारा 2 है तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं 1/2 मतलब 0.5 आने वाला है, और अगर यहाँ करूंगा तो देखो 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 का मतलब है 0.25 आने वाला है। तो बेटा ये वाली वैल्यू 50 पैसा, ये वाली वैल्यू 25 पैसा, तो तुम कहोगे कम कौन सा है, तो मैं कहूंगा ये वाला कम है। बेटा ध्यान से समझना, जो वैल्यू जितनी कम वो उतनी डीप। देखो इंटेंसिटी ये है, इंटेंसिटी कम थी तो देखो ये डीप जा रही है, देखो डीप जा रही है, ये जा रही है डीप, दिखाई दे रहा है ये डीप गई। और तुम्हारा पोटेंशियल क्या है सर, पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारी थोड़ी सी इससे तो ज्यादा थी, जब इससे ज्यादा थी तो तुम लोगों को दिखाई दे रही होगी, जब इससे ज्यादा थी तो तुम लोगों को दिखाई दे रही होगी कि ये जो वैल्यू है, ये देखो ये जो लाइन है वो इस तरीके से आ रही है, पहले तो नीचे आ रही है आ रही है आ रही है और फिर इस तरीके से इसके ऊपर चली गई, देखो दिखाई दे रही है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था बेटा कि अगर तुम्हारा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर के बीच में जो रिलेशन होगी उसमें ग्राफ बनाते समय बस ये याद रखना है कि जितना डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा सर, जितना डिस्टेंस तुम्हारा नीचे ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा जो ग्राफ लाइन होगी वो कहां जा रही होगी, तुम्हारी नीचे जा रही होगी। देखो ये डीप जा रही है, दिखाई दे रही है, और ये जो वोल्टेज है ये कहां जा रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। बताओ अब क्लियर हुआ क्या, अब क्लियर हुआ? ये तुम्हारा इंटेंसिटी ग्राफ है, वेरिएशंस ऑफ पोटेंशियल बी विथ आर। ओके डन। अगला भाई, अगली बात करते हैं अपन लोग। अगला तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की ग्राफ तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ अपन लोगों को ये याद रखना है कि ये ओम्स लॉ मैंने अच्छे से बता दिया तुमसे, बी और आई का ग्राफ है, इसमें लाइन जो होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट लाइन होती है, और सौ क्या करती है भैया, लीनियर है ना, लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ में बी और आई ग्राफ में जो लाइन होती है वो कैसी होती है, तो लीनियर लाइन होती है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन जिसको अपन लोग बोलते हैं। इसी तरीके से ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डायोड के बीच में डिफरेंस स्केल्स और नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। जब वोल्टेज की वैल्यू से अगर नेगेटिव होती है और करंट होती है तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो ये वाला ग्राफ बनता है, जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पहले तो तुम्हारा क्या था, तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है पहले करंट तुम्हारा और वोल्टेज एक ही रेशियो में चल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद में तुम्हारा इंक्रीज होते हुए तुम्हारा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा भाई साहब पेपर में पूछने वाला ग्राफ ये वाला है, वीआई ग्राफ, ये याद रखना। सबसे ज्यादा पूछने वाला ग्राफ कौन सा है, तो तुम कहोगे वीआई ग्राफ है, ठीक है, ये तुमसे कम पूछा जाता है। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं करंट और वोल्टेज के साथ में, तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा गैसेस के लिए, ये किसके लिए, गैसेस के लिए। आप लोगों के एमपी बोर्ड में ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, गैसेस में भी अपन लोगों को पता होता क्या, पहले तो इंक्रीज होगा फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि वोल्टेज और करंट में, अगर वोल्टेज और करंट की बात करूंगा, अगर तुम कहो कि देखो यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा था तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, एक पीक पॉइंट आएगा जिस पर तुम्हारा क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, उसी पॉइंट पर तुम्हारा करंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वोल्टेज भी डिक्रीज होगा और फिर तुम्हारा करंट भी डिक्रीज होगा, और साथ साथ में फिर इसी तरीके से वो सर्कल क्या चलता रहेगा, आगे की तरफ चलता रहेगा। ये भी याद रखोगे तुम लोग, ठीक है। ये किसके लिए, तो गैसेस के लिए ये है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, ये रेजिस्टिविटी के साथ में है ना, ये ग्राफ किसके साथ में, रेजिस्टिविटी के साथ में, जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ देखो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टिविटी रो है और इधर तुम्हारा टेम्परेचर टी दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो अगर तुम्हारी देखो बेटा एक चीज समझने की कोशिश करना, ये मेटल के लिए, ठीक है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कॉपर के लिए, ये नाइक्रोम के लिए, और ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी फॉर टिपिकल सेमीकंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। ये क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है कि जितना तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उतनी तुम्हारी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जितना तुम्हारा ताप बढ़ता जाएगा, जितना तुम्हारा ताप बढ़ता जाएगा उतना ही तुम्हारा क्या बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भी बढ़ती जाएगी। ये तुम्हारे नाइक्रोम वायर के लिए, जैसे तुम लोगों ने देखा हीटर वगैरह में स्प्रिंग जो यूज की जाती है वो नाइक्रोम वायर की होती है। अब हम सब जानते हैं उसकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर दोनों ही क्या होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले तो उसकी खुद की रेजिस्टिविटी कुछ ज्यादा होती है, इसीलिए जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम के वायर की पहले से ही कुछ रेजिस्टिविटी होती है, तो अब यहाँ से अब तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी अब रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये अपन अच्छे से जानेंगे, ठीक है। यहाँ तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि रेजिस्टिविटी जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारा रेजिस्टिविटी भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बात भी याद रखना। फिर बात करते हैं किसकी, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, मतलब 4 चैप्टर में कौन कौन सा ग्राफ बनता है। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ तुम लोगों को क्या शो हो रहा है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप के लिए बात करें तो यहाँ फॉर्मूला होता है बी सेंटर
मतलब सीधी बात है, बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, मतलब आर और बी के बीच अगर रिलेशन निकालेंगे तो पहले क्या होगा, जैसा तुम्हारा लूप बनता है वैसे ही आप लोगों की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसके बाद में फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ ये क्या बता रहा है, तो तुम लोगों को सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसा लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है। ये तुम्हें क्लोज्ड लूप के बारे में बता रहा है, ये भी याद रखोगे तुम लोग। ठीक है, ये ग्राफ तुम्हें क्लोज्ड लूप के बारे में बता रहा है, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, ये भी रिलेशन उसी तरीके से पहले वैल्यू पी की जाती है, फिर उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये देखो, ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ है। अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या होता है, सो देखो नेगेटिव वैल्यू में जाता है तुम्हारा डायमैग्नेटिक, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है, चुंबकत्वता होती है, वो कैसी होती है, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ में, जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर टेम्परेचर के साथ में तुम्हारी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये टी टेम्परेचर है, ये ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, इनके साथ में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो तुम्हें दिख रहा है। यहाँ ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T, मतलब टेम्परेचर के साथ में। अगर तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही होगी तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, लेकिन अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो ससेप्टिबिलिटी कम हो रही होगी। देखो जैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ससेप्टिबिलिटी कहाँ आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, दिखाई दे रहा होगा ये नीचे। ठीक है, इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T - TC के साथ में। यहाँ पर TC क्या है, तो क्यूरियर टेम्परेचर है, जो तुम लोगों को पता है जिसे अपन क्यूरी ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी ताप। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूरी ताप का मतलब क्या है, क्यूरी ताप वह ताप होता है जो सबसे मैक्सिमम होता है, इसके बाद का ताप कुछ ना होता। तो देखो यहाँ पर वही चीज है, पहले तो तुम्हारी क्या हो रही है भाई, देखो पहले ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक टेम्परेचर पर आकर वो क्या हो रही है, पर धीरे धीरे कम हो रही है। ये तुम लोगों को ये क्लियर कर रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, आगे अगर बात कर रहे हैं किसकी, तो ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप लोगों ने देखा होगा एसी जनरेटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उसके अंदर क्या रहता है, एक कॉइल रहता है। देखो ये तुम लोगों को वही कॉइल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मतलब आप लोगों को काफी सारी कंडीशंस दिखाई गई हैं। आप सब जानते हो कि जो तुम्हारा क्या होता है, एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है, उसमें क्या होती है, दो मैग्नेट होती है, नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में क्या रखा होता है, एक रेक्टेंगुलर लूप रखा होता है। अब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इस पर फोर्स टॉर्क लगता है, फोर्स टॉर्क का मतलब कपल ऑफ फोर्स लगते हैं, दो फोर्स। ठीक है, जब ये दो फोर्स अप्लाई होते हैं, इस तरीके की कंडीशन बताने की कोशिश मैं तुम लोगों को कर रहा हूं। मान के चलो कि ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है और ऐसे दो मैग्नेट है, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा तुम्हारा ऊपर की डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो जब इस पर दो फोर्स लगेंगे तो ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट होगा, और जब ये रोटेट होता है तो फ्लक्स में क्या करता है, चेंज करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऐसे जा रही थी इस तरीके से, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर लूप काट रहा है, देख रहे हो काट रहा है ना। और जैसे जैसे ये काटता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या करती जाएंगी, फ्लक्स में चेंज करती जाएंगी, और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो तुम्हारा करंट प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, करंट क्या होने लगता है, प्रोड्यूस होने लगता है। और जब तुम्हारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ध्यान से समझना, जब तुम्हारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। और यहाँ पर ये ग्राफ यही शो करने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो करंट तुम्हारा पीक पर जा रहा है, ठीक है, जब फ्लक्स में चेंज हो रहा है तब। मैं तुम्हें थोड़ा बताऊं क्या, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं समझाने की, सोचना जरा। जैसे ये था ये, ठीक है, अब ये ऐसे प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब करंट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो करंट वाली लाइन पर ग्राफ ड्रॉ करेगा, वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। लेकिन जब यही वाला लाइन है, मतलब यही वाला जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, जब ये ऐसे चेंज होगा तो चेंज करने की कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इससे अब ऐसे टकरा रही हैं। जब टकरा रही हैं तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, लेकिन जब टकरा रही हैं तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एंगल बन रहा है, एंगल है ना, एंगल बन रहा है। अब यहां पर इस परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ होगा तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और यहां मैक्सिमम तुम्हारी क्या होंगी, मैक्सिमम फोर्स लाइंस टकराने वाली होंगी, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होगा। और मैक्सिमम अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो, तो यहां पर यही हो रहा है। देखो 90 डिग्री पर करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और जैसे ही तुम्हारा रेक्टेंगुलर लूप अब फिर से बाद में कैसा हो रहा है सर, फिर से पैरेलल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो यहां पर करंट क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। 180 में जैसे ही आया तो करंट फिर से डिक्रीज हो गया पूरा जीरो पर। और अब फिर से जब वो फिर से रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर फिर से तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट देखो इंक्रीज होने की कंडीशन में आ रहा है, नेगेटिवली करंट। और ऐसे ही तुम्हारा क्या बनता होता है, ग्राफ कंप्लीट बन जाता है। ऐसे ही तुम्हारा क्या हो रहा है, ग्राफ तुम्हारा कंप्लीट बनता जाता है। बताओ ये क्लियर है क्या, इतना क्लियर हो गया, इतना सबका क्लियर है।
जरा बताओ आगे जिससे चले यार। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? ओके देवेश, चलें आगे बात कर रहे हैं किसकी, तो अल्टरनेटिव करंट की। भाई साहब अभी एग्जाम में ये आया था, तुम लोगों को शायद से पता हो, अल्टरनेटिव करंट है ना। आप लोगों से ये वाला ग्राफ पूछा गया था, वोल्टेज अप्लाइड टू रेसिस्टर, वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, और फिर उसके बाद में तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कहां गया, उसके बाद तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर ओनली। अब भैया इसको जरा समझने की कोशिश करना बेटा, जिससे तुम लोगों को ये चीज समझ आ जाए बहुत अच्छे से। कहना क्या चाह रहा हूं, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप सब अच्छे से जानते होंगे बेटा कि एक तो तुम्हारा क्या होता है भैया, आर सर्किट होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, तो तुम कहोगे सर जी एक हमारा आर सर्किट होता है। दूसरा कौन सा सर्किट होता है, एल सर्किट होता है। दूसरा तुम्हारा कौन सा होता है, तो तुमने कहा एल सर्किट होगा। तीसरा कौन सा सर्किट होगा, तो तुम्हारा सी सर्किट होता है। 3 सर्किट हो गए तुम्हारे। अब आर का मतलब है तुम्हारा वी आर, आर का मतलब क्या है वी आर, एल का मतलब क्या है वी एल, और सी का मतलब क्या होता है बी सी। अब तुम सबको पता है कि जब मैं बी आर का फेज डिफरेंस बनाता हूं, तो फेज डिफरेंस जो होता है वो एक ही पर लाइन पर होता है, मतलब बी आर और आई दोनों क्या होते हैं, सेम पेज में होते हैं, ये हम जानते हैं। अगर मैं बी एल बनाऊंगा तो तुम लोगों को पता है आई यहां होता है और बी एल ऊपर होता है, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, और करंट क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। अगर सी की बात करूं तो तुम सबको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का नहीं बनता। सी के लिए कैसा बनता है, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, ऐसे बनता है, यानी कि बीसी तुम्हारा यहां होता है और आई तुम्हारा क्या होता है, यहां। इसका मतलब ये जो बीसी होता है ये क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, और करंट क्या कर रहा होता है, लीड। मतलब यहां तुम लोगों का बीएल अग्रगामी और आई क्या होता है, पश्चगामी होता है। यहां तुम्हारा बीसी पश्चगामी होता है और आई क्या होता है, अग्रगामी। इनके बीच में एंगल कितना बनता है, पाई बाई 2 का। इनके बीच में भी एंगल कितना बनता है, पाई बाई 2 का, क्योंकि ये ऊपर होता है तो ये पॉजिटिव, और ये नीचे होता है तो ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, तो नेगेटिव होता है। अब मेरी बात सुनना बेटा बहुत अच्छे से और समझने की कोशिश करना। पहला वाला तुम लोगों को दिखा रहा है वोल्टेज अप्लाइड टू रेसिस्टर। रेसिस्टर में जो वोल्टेज का होता है वो रिलेशन क्या है, तो मैं पहले जानता हूं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये किसको शो कर रही है, वोल्टेज को, और I वाली लाइन है वो शो किसको कर रही है, करंट को। किसको शो कर रही है बेटा, करंट को शो कर रही है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू बता रहा है तुम लोगों को इस तरीके से। ये वाली जो लाइन है वो तुम्हारी किसकी जा रही है, वोल्टेज की, और ये वाली जो लाइन है वो किसकी जा रही है, तुम्हारी आई की। एक पॉइंट पर, अब बेटा एक पॉइंट का मतलब क्या है, सर जी एक पॉइंट का मतलब है जब तुम लोगों को ये 360 दिखाई दे रहा है तो दोनों लाइन एक ही जगह पर है और एक ही जगह पर है, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू 0 होती है, ये बता रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसके लिए ग्राफ है। और यहां देखो, यहां तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सर जी यहां मुझे दिखाई दे रहा है आई नॉट जो होता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब तुम लोगों को ये भी तो दिखाई दे रहा है कि देखो बीएल वाले में ये जो करंट है तुम्हारा कहां है, नीचे, और जब करंट नीचे है तो क्या बन सकता है, या तो तुम बना दो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कर दो, यहां प्लस पाई बाई 2 कर दो, ये किससे बन जाएगा, बी से, बी नॉट साइन ओमेगा 2 ये। और अगर आई से बनाओगे तो क्या बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ये समझ रहे हो ना, आई ओमेगा टी, इससे ज्यादा कौन है, पोटेंशियल। ठीक है, या फिर तुम बना दो पोटेंशियल को उतना ही रखो, पोटेंशियल से करंट को क्या कर दो, नीचे कर दो, और नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, तो तुम्हारा ये ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा इंडक्टेंस का बन जाएगा। इंडक्टर मतलब एल वाला ग्राफ बन जाएगा। ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है और ये करंट को शो कर रहा है, डॉटेड लाइन तुम लोगों को दिख रही होगी। फिर आगे अगर बात कर रहा हूं मैं, तो ये कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। अगर बात आगे करें तो कैपेसिटर की बात करें तो तुम लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा भाई, है ना, ये भी तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कैपेसिटर में भी, कैपेसिटर में क्या दिखाई दे रहा है, देखो बी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे भाई अच्छे से तो दिखाई दे रहा है, देखो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर क्या होता है, वीसी होता है कि नहीं होता। अब अगर मैं करंट को आगे कर रहा हूं तो करंट कितना आगे, तुम कहोगे सर पाई बाई 2 तो आगे, और पाई बाई 2 आगे तो मैंने प्लस पाई बाई 2 लगा दिया, और पोटेंशियल को नीचे करूंगा तो पोटेंशियल ये रहा। और कैसे लिख सकते हैं, अरे सर अगर ऐसे लिखना है बी से रिलेट करके तो बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कर दो पाई बाई 2, और करंट को लिख दो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, या तो पोटेंशियल को लीड कर दो या तुम्हारे पोटेंशियल को लैग कर दो। ठीक है, करंट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी इस चीज को अपन लोग लिख सकते हैं, कोई आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों ग्राफ अच्छे से याद रखना, ये वाला और तुम्हारा ये वाला ग्राफ, तीनों याद रखना। ठीक है, बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। आप सबको दिखाई दे रही होगी, इधर तुम लोगों को करंट दिखाई दे रहा है, इधर तुम लोगों को क्या दिखाई दे रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो वेरिएशंस ऑफ आई एम विथ
ओमेगा, ओमेगा को अपन लोग सब जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है फॉर टू केसेस, आर बराबर 100 हो तब और आर बराबर 200 हो तब और एल बराबर कितना हो तुम लोगों को 1 मिली हेनरी दे रखा हो तब तब की कहानी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। मान लो कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों को इस पर तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है करंट, और इस पर तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में हम सब जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है सर जी, न्यू बराबर होता है 1/√, के अंदर एलसी, बस वही कंडीशन अप्लाई करनी है। एक बार वैल्यू तुम्हारी क्या जा रही है पीक, पहला वाला केस जो कि दिखाई दे रहा है 100 ओम पर, ये वाला जो ब्लू वाला है, और दूसरा वाला केस जो है वो 200 एम्पियर पर 200 ओम पर, जो कि तुम लोगों का क्या है ये डार्क वाली लाइन दिखाई दे रही होगी। इस तरीके का जो ग्राफ बनता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बनता है। कोई बिल्कुल दिक्कत है नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस कोई बात है नहीं, ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे बात कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो 8वें चैप्टर का ग्राफ है, इसमें आप लोगों को बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ग्राफ होता है उसमें अपन लोगों को केवल एक ही चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि मान लो कि इलेक्ट्रो वेव जो है वो तुम्हारी क्या है बाय एक्सिस पर है, और मैग्नेटिक वेव्स जो है तुम्हारी कौन सी है एक्स एक्सिस पर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो किस पर होती है जेड एक्सिस पर है, बस इतना याद रखना। इलेक्ट्रो वेव्स अगर तुम्हारी इलेक्ट्रो वेव्स जो है वो तुम्हारी एक्स एक्सिस पर, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगें अगर एक्स अक्ष पर है, और मैग्नेटिक वेव्स तुम्हारी वाई अक्ष पर है, तो तुम लोगों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो किस अक्ष पर होंगी तो जेड अक्ष पर होंगी। ये बिल्कुल बात सत्यता की है, ठीक है, ये तुम याद रखोगे। फिर आप लोगों को यहाँ रे ऑप्टिक्स में ये एंगल तुम्हें डेविएशन दिखाई दे रहा है भाई साहब। डेविएशन देखो हर लाइन पर क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है। देखो यहाँ भी ये आई है, यहाँ भी ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी ये दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू। डेविएशन का मतलब होता है विचलन कोण, ठीक है। जब तुम्हारा आई किसके बराबर हो जाए ई के, मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल के क्या हो जाए बराबर, तब तुम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है भाई साहब मिनिमम डेविएशन देखने के लिए मिलता है। मिनिमम डेविएशन ये हम लोगों ने प्रिज्म वाले फैक्टर में पढ़ा था, ठीक है, इतना सा याद रखना, ये भी याद रखोगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम्हारे में है नहीं, मैंने थोड़ा सा ले लिया है, बस इतना सा याद रखना तुम लोगों के लिए। ये इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर देखो इस तरीके का स्लिट में बनती है, ठीक है। अपन अच्छे से जानते हैं कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्क्रीन होती है और तुम्हारी लाइट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आती है, तो तुम लोगों को इस तरीके से दिखाई देती है मैक्सिमम की तरीके से, ये भी तुम याद रखोगे, ठीक है। आगे बात कर रहा हूं तुम लोगों का डिफ्रैक्शन, जो डिफ्रैक्शन है उसमें भी तुम लोगों को दिखाई देता है द एक्चुअल डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द एनवलप शोज द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इस तरीके का क्या करती है वो डिफ्रैक्शन शो करती है। एनसीईआरटी का था इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ तुम लोगों को डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स दिखाई दे रहा है। ये देखो हम सब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के क्या होता है इक्वल होता है, आप सब जानते हो है ना। जब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगा तो जितना प्रकाश होगा, जितने प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही तुम्हारा क्या होगा करंट प्रोड्यूस होगा। और ये वाली लाइन से मैंने तुम लोगों को तुरंत ही बता दिया था, ये जो लाइन है वो हम लोगों को क्या शो करती है कि दोनों की वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन एक ही रेशियो में क्या कर रही है वेरी कर रही है। मैं पहले ही तुम लोगों को ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये पहले से मैं तुम लोगों को ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ। और एक बार और समझ लो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, लेकिन फ्रीक्वेंसी के नहीं होता। इसका मतलब कहानी में ट्विस्ट क्या है, जितना तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी उतना ही तुम्हारा क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ये तुम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जिसको अपन लोग रोधी का विभव बोलते हैं या निरोधी विभव। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखाई दे रही होगी तुम लोगों को। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सिमिलर एक ही पॉइंट से निकल रहा होगा तो इसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या कर रही होंगी वेरी कर रही होंगी। और जितनी तुम्हारी ऊपर की तरफ है, मतलब I3 जो होगा तुम्हारा क्या होगा ग्रेटर देन, I2 क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर देन, और I1 होगा सबसे लेस देन। ये भी तुम याद रखना है। अगर तुम लोगों से पूछा जाता है वेरिएशंस ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर्स प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये भी तुम याद रखना है इस वाले ग्राफ को भी, ठीक है। यहाँ तुम लोगों का क्या हो रहा है रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल तुम्हारा कम कम होता जा रहा है, ठीक है। तो तुम जब पोटेंशियल कम कम हो रहा है तो सैचुरेशन हो रहा है करंट का, करंट जाकर क्या हो रहा है करंट एक जगह पर इकट्ठा होता जा रहा है, एक जगह पर क्या हो रहा है तुम्हारा इकट्ठा। यहाँ पर देखो ये सब जानते हैं नेगेटिव वैल्यू क्या होती है V1 V2 V3 की कंडीशन में V3 क्या होगा तुम्हारा ग्रेटर देन देखने के लिए तुम्हें मिलेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ तुम लोगों को मेटल ए और मेटल बी दोनों के बारे में बता रहा है कि पहले अगर मेटल ए है तो उस पर क्या होगा अगर बी ग्रेटर देन है तो, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दिखाई दे रहा है। तो अगर ये होगा तो तुम लोगों का ये भी इंक्रीज होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा इंक्रीज होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। ये तुम लोग ग्राफ याद रखना। यहाँ आप लोगों को पता है स्कैटरिंग एंगल्स थीटा इन डिग्री में,
ये जो है वो क्या शो कर रहा है बेटा, ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये भी अपन लोगों को ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे स्कैटरिंग के एंगल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम लोगों का देखो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, कितने सारे जो पार्टिकल्स है वो तुम लोगों की डिफ्लेक्शन कर रहे हैं उनकी वैल्यू, जैसे अगर 0 डिग्री एंगल है, जैसे 20 डिग्री एंगल है या 0 से 20 डिग्री के बीच में, तो 10⁻⁷ जो होंगे तुम्हारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, स्कैटर कर रहे होंगे। ठीक है, अगर 20 से 40 के बीच में है तो तुम्हारी ये वाली लाइन देखो यहाँ पर आ रही है, मतलब 10⁻15 से 10⁴ तक तुम्हारे क्या कर रहे होंगे, एंगल स्कैटर कर रहे होंगे। ये भी तुम अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये भी याद रखना। ये देखो ये तुम्हारा वही वाली बात है, एनर्जी वाला लेवल नीचे सबसे होता है ग्राउंड स्टेट जिसे कहते हैं, वो होती है लाइमन सीरीज, जिसमें n1 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसी को बोला जाता है लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन, पहली लाइन है ना हाइड्रोजन लाइन सीरीज, जिसमें हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस के 13.6 होती है, ये लिखा है देखो 13.6, ये याद रखना। ठीक है, और फॉर्मूला भी सब जानते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सीरीज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 13.6 या 13.6 अपॉन में n² होता है, वहां n क्या होता है, यही होती है सीरीज n1 देखो लाइमन सीरीज, n2 तुम्हारी क्या होगी बार्मर सीरीज, n3 क्या होगी तुम्हारी पास्टन सीरीज, और n4 तुम्हारी क्या होगी आयनाइज्ड एटम्स या तुम्हारी ब्रैकेट सीरीज होगी। ठीक है, ये सीरीज याद रखना, ये तुम लोगों से अगर कभी पूछ ले। टोटल एनर्जी किस में होती है, तो ईबी में होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट में, और इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है जूल, ये भी याद रखना तुम लोग। चैप्टर 13 में न्यूक्लियाई के बारे में, ये देखो न्यूक्लियाई ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ तुम लोगों को आर दिखाई दे रहा है, और आर जो है तुम लोगों का क्या है, ग्रेटर देन होगा, ये भी तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ है तुम लोगों की ये जो तुम लोगों को अब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब भैया आप सब जानते हो ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड होता है तो ईसी लिखा हुआ है ये, ठीक है, नीचे की तरफ तुम्हारा बैलेंस बैंड होता है, बीच में क्या होता है तुम्हारा एनर्जी गैप होता है। जितने भी तुम्हारे बेटा जितने भी तुम लोगों को क्या होंगे, देखो यहाँ तुम लोगों को दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन एनर्जीज। ठीक है, जब भी कंडक्शन बैंड की बात की जाए तो कंडक्टर के लिए वो क्या करता है, ओवरलैप करता है। देखो एनर्जी गैप क्या है 0, ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए, ये किसके लिए बेटा, कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये याद रखना कंडक्टर के लिए। और तुम्हारा जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, उनमें तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम गैप देखने के लिए मिलता है, तो ये हो गया तुम्हारा इंसुलेटर्स। और यहाँ तुम लोगों का भाई सेमीकंडक्टर, इनके बीच में क्या होता है, कंडक्टर और तुम्हारे इंसुलेटर के बीच में जो गैप होता है, मतलब चालक और कुचालक के बीच में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, अर्धचालक का गैप रहता है। ये भी तुम याद रखोगे, आप लोगों से काफी बार ये पूछा गया है, ये भी याद रखोगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर वही चीज बता रहा है, वीआई ग्राफ के बारे में बता रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है भाई, आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या बनता है, तो देखो इनपुट कैसा बन रहा है तुम लोगों का, ये बन रहा है मतलब अल्टरनेटिव करंट सोर्स है, एक बार वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एक साइकिल में करंट मिलता है, D1 डायोड देता है, लेकिन दूसरा वाला करंट तुम लोगों को नहीं मिलता। तो देखो बार बार तुम लोगों को केवल एक कंडीशन में करंट मिल रहा है, इनपुट ये दिया है तुमने, लेकिन तुम्हें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो एक कंप्लीट साइकिल नहीं मिल रही है, हाफ साइकिल में तुम्हें करंट मिल रहा है। ये ग्राफ याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, तो तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट तुम्हारा ये दे रखा है, और ऐसे ही तुम्हारा क्या होता है, आउटपुट भी होता है, क्योंकि उसमें पूरा करंट मिलता है। पहला वाला जो करंट है वो तुम्हारा D1 डायोड देता है, दूसरा वाला तुम्हारा D2 डायोड देता है, और तीसरा वाला तुम्हारा फिर से D1, और ऐसे पर तुम्हारा क्या होता है, D2 डायोड देता है। ये मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन करा भी रखा है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारा ग्राफ भी है। और इसके बाद तुम लोगों को मिलेगा बड़ा सा थैंक यू। बताओ इतना सा समझ आ गया क्या सबको, इतने से ग्राफ समझ आ गए सबको? इतने से ग्राफ सबको समझ आ गए? इतने से सबको ग्राफ समझ आ गए? मैंने जो इंपोर्टेंट ग्राफ बोले उन ग्राफों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जितने मैंने तुम लोगों को कहा है। एक बार और इस क्लास को क्या कर लेना, बाद में रिपीट कर लेना। अगर आप लोग रिपीट कर लोगे तो ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगेगी और इंपोर्टेंट थी भी, ठीक है। एमपी बोर्ड में जिस पर मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया है उन ग्राफों को सबसे ज्यादा कर लेना। जैसे 14 चैप्टर का जो ग्राफ है उसको, 3rd चैप्टर का जो ग्राफ है उसको, 7 चैप्टर का ग्राफ है उसको, उनको तुम लोग क्या कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। तो आप आशा करता हूँ कि तुम लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग शेयर करें, और भाई अगर वीडियो को बहुत अच्छी ज्यादा लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, वो आपके मन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छा करते रहोगे तो मतलब आप लोग अगर शेयर करते रहोगे और चैनल पर बढ़िया तरीके से अपन लोगों को लाइक और कमेंट मिलती रहेंगी, तो इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बूस्ट होगा और मैं आगे भी अच्छी सी क्लास तुम लोगों के लिए प्रोवाइड करा पाऊंगा। याद रखना, कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। आप लोगों को पता है अभी जो लास्ट क्लासेस चल रही है मैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ले रहा हूं। जो बच्चा मुझसे जो बोल देता है कि सर ये मेरे लिए डाउट है, उसी डाउट को मैं दूसरे दिन लाकर तुम्हारे सामने रख देता हूं कि ये डाउट भी खत्म बेटा। एक एक बच्चे के डाउट को मैं देख रहा हूं
कल क्या कराओगे सर? कल कराऊंगा सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, जो बच्चा जिस डाउट को लेकर मेरे सामने आ जा रहा है कि सर जी ये वाला डाउट है मुझे, मैं वही डाउट को दूसरे दिन क्लास में लाके रख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर अगर कोई भी डाउट बच जाए तो इसका मतलब 100% श्योरिटी कि मेरा एफर्ट्स क्या हो गया, वहां पर कम हो गया। आप गलती से कोई भी डाउट अगर अपने अंदर लाते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को दूसरे दिन उसको बिल्कुल कराऊंगा। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल 100% एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हूं, बट आप भी पूरा अपना 100% एफर्ट्स दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। कोई कुछ और कहना चाह रहा है क्या? कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा? ठीक है, ओके, बाय बाय सभी को, मिलते हैं कल।